अजी सुनते हो, राहुल को कंपनी में जाकर टिफिन दे आते हो क्या? क्यों, राहुल आज टिफिन लेकर नहीं गया? शरद राव ने पूछा। आज राहुल की कंपनी के चेयरमैन आ रहे हैं, इसलिए राहुल सुबह 7 बजे ही निकल गया और इतनी सुबह खाना नहीं बन पाया था। ठीक है, दे आता हूं मैं। शरद राव ने हाथ का पेपर रख दिया और वो कपड़े बदलने के लिए कमरे में चले गए। पुष्पाबाई ने एक उच्छ्वास छोड़कर राहत की सांस ली। शरद राव तैयार हुए, मतलब उसके और राहुल के बीच हुआ विवाद उन्होंने नहीं सुना था। विवाद भी कैसा? हमेशा की तरह राहुल का अपने पिताजी पर दोषारोपण करना और पुष्पाबाई का अपने पति के पक्ष में बोलना। विषय भी वही, हमारे पिताजी ने हमारे लिए क्या किया, मेरे लिए क्या किया है मेरे बाप ने। ऐसा गैर समझ उसके मन में समाया हुआ था। माँ, मेरे मित्र के पिताजी भी शिक्षक थे, पर देखो उन्होंने कितना बड़ा बंगला बना लिया। नहीं तो एक ये हमारे पिताजी, अभी भी हम किराए के मकान में ही रह रहे हैं। राहुल, तुझे मालूम है कि तुम्हारे नाना घर में बड़े हैं और 2 बहनों और 2 भाइयों की शादी का खर्चा भी उन्होंने उठाया था। सिवाय इसके तुम्हारी बहन की शादी का भी खर्चा उन्होंने ही किया था। ये सारी जवाबदारियां किसने उठाई? क्या उपयोग हुआ उसका? उनके भाई बहन बंगलों में रहते हैं। कभी भी उन्होंने सोचा कि हमारे लिए जिस भाई ने इतने कष्ट उठाए उसने एक छोटा सा मकान भी नहीं बनाया, तो हम ही उन्हें एक मकान बनाकर दे दे? एक क्षण के लिए पुष्पाबाई की आंखें भर आई। क्या बताए अपने जन्म दिए पुत्र को बाप ने क्या किया मेरे लिए, पूछ रहा है। फिर बोली, तुम्हारे नाना ने अपना कर्तव्य निभाया, भाई बहनों से कभी कोई आशा नहीं रखी। राहुल मूर्खों जैसी बात करते हुए बोला, अच्छा वो ठीक है, उन्होंने हजारों बच्चों की ट्यूशन्स ली। यदि उनसे फीस ले लेते तो आज पैसों में खेल रहे होते। आजकल के क्लासेस वालों को देखो, इंपोर्टेड गाड़ियों में घूमते हैं। ये तुम सच बोल रहे हो, परंतु तुम्हारे पिताजी का तत्व था ज्ञान दान का पैसा नहीं लेना। उनके इन्हीं तत्वों के कारण उनकी कितनी प्रसिद्धि हुई और कितने पुरस्कार मिले, उसकी कल्पना है तुझे? ये सुनते ही राहुल एकदम नाराज हो गया। क्या चाटना है उन पुरस्कारों को? उन पुरस्कारों से घर थोड़े ही बनाते आएगा, पड़े ही है धूल खाते हुए, कोई नहीं पूछता उनको। इतने में दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। राहुल ने दरवाजा खोला तो शरद राव खड़े थे। पिताजी ने अपना बोलना तो नहीं सुना, इस डर से राहुल का चेहरा उतर गया। परंतु शरद राव बिना कुछ बोले अंदर चले गए और वह वाद वहीं खत्म हो गया। यह था पुष्पाबाई और राहुल का कल का झगड़ा। पर आज शरद राव ने टिफिन साइकिल को अटकाया और तपती धूप में औद्योगिक क्षेत्र की राहुल की कंपनी के लिए निकल पड़े। 7 किलोमीटर दूर कंपनी तक पहुंचते पहुंचते उनका दम फूल गया था। कंपनी के गेट पर सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें रोक दिया। राहुल पाटिल साहब का टिफिन देना है, अंदर जाओ क्या? अभी नहीं देते आएगा, गार्ड बोला। चेयरमैन साहब आए हुए हैं, उनके साथ मीटिंग चल रही है, किसी भी क्षण वो मीटिंग खत्म करा सकते हैं। तुम बाजू में ही रहो, चेयरमैन साहब को आपका चेहरा दिखना नहीं चाहिए। शरद राव थोड़ी दूरी पर धूप में ही खड़े रहे, आसपास कहीं भी छांव नहीं थी। थोड़ी देर बोलते बोलते 1 घंटा निकल गया। पाँव में दर्द उठने लगा था, इसलिए शरद राव वहीं एक तप्त पत्थर पर बैठने लगे। तभी गेट की आवाज आई, शायद मीटिंग खत्म हो गई होगी। चेयरमैन साहब के पीछे पीछे अधिकारी और उनके साथ राहुल भी बाहर आया। उसने अपने पिताजी को वहां खड़े देखा तो मन ही मन नाराज हो गया। चेयरमैन साहब कार का दरवाजा खोलकर बैठने ही वाले थे तो उनकी नजर शरद राव की ओर उठी। कार में न बैठते हुए वो वैसे ही बाहर खड़े रहे। वो सामने कौन खड़ा है? उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा। अपने राहुल सर के पिताजी हैं, उनके लिए खाने का टिफिन लेकर आए हैं, गार्ड ने कम कंपाती आवाज में कहा। बुलवाइए उनको। जो नहीं होना था वह हुआ। राहुल के तन से पसीने की धाराएं बहने लगी। क्रोध और डर से उसका दिमाग सुन्न हुआ जान पड़ने लगा। गार्ड के आवाज देने पर शरद राव पास आए। चेयरमैन साहब आगे बढ़े और उनके समीप गए। आप पाटिल सर है ना? डीएन हाई स्कूल में शिक्षक थे। हाँ, आप कैसे पहचानते हो मुझे? कुछ समझने के पहले ही चेयरमैन साहब ने शरद राव के चरण छुए। सभी अधिकारी और राहुल वो दृश्य देखकर अचंभित रह गए। सर, मैं अतीश अग्रवाल, आपका विद्यार्थी। आप मुझे घर पर पढ़ाने आते थे। हाँ, याद आया। बाप रे, बहुत बड़े व्यक्ति बन गए आप तो। चेयरमैन हंस दिए, फिर बोले, सर आप यहाँ धूप में क्या कर रहे हैं? आइए अंदर चलते हैं, बहुत बातें करनी है आपसे। सिक्योरिटी,
तुमने इन्हें अंदर क्यों नहीं बिठाया? गार्ड ने शर्म से सिर नीचे झुका लिया। वो देखकर शरद राव ही बोले, उनकी कोई गलती नहीं है, आपकी मीटिंग चल रही थी, आपको तकलीफ ना हो इसलिए मैं ही बाहर रुक गया। ओके ओके। चेयरमैन साहब ने शरद राव का हाथ अपने हाथ में लिया और उनको अपने आलिशान चैम्बर में ले गए। बैठिए सर, अपनी कुर्सी की ओर इंगित करते हुए बोले। नहीं नहीं, वो कुर्सी तो आपकी है, शरद राव सक पकाते हुए बोले। सर, आपके कारण ही तो वो कुर्सी मुझे मिली है, तब पहला हक आपका है। चेयरमैन साहब ने जबरदस्ती से उन्हें अपनी कुर्सी पर बिठाया। आपको मालूम नहीं होगा पवार सर, जनरल मैनेजर की ओर देखते हुए बोले, पाटिल सर नहीं होते तो आज ये कंपनी नहीं होती और मैं मेरे पिताजी की अनाज की दुकान संभालता रहता। राहुल और जीएम दोनों आश्चर्य से उनकी ओर देखते ही रहे। स्कूल समय में मैं बहुत ही डब्बू विद्यार्थी था। जैसे तैसे मुझे 9वीं कक्षा तक पहुंचाया गया। शहर की सबसे अच्छी क्लासेस में मुझे एडमिशन दिलाया गया, परंतु मेरा ध्यान कभी पढ़ाई में नहीं लगा। उस पर अमीर बाप की औलाद, दिन भर स्कूल में मौज मस्ती और मारपीट करना, शाम की क्लासेस से बंक मारकर मूवी देखना, यही मेरा शगल था। माँ को वो सहन नहीं होता। उस समय पाटिल सर कड़े अनुशासन और उत्कृष्ट शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध थे। माँ ने उनके पास मुझे पढ़ाने की विनती की, परंतु सर के छोटे से घर में बैठने के लिए जगह ही नहीं थी, इसलिए सर ने पढ़ाने में असमर्थता दर्शाई। माँ ने उनसे बहुत विनती की और हमारे घर आकर पढ़ाने के लिए मुंह मांगी फीस का बोला। सर ने फीस के लिए तो मना कर दिया, परंतु अनेक प्रकार की विनती करने पर घर आकर पढ़ाने को तैयार हो गए। पहले दिन सर आए, हमेशा की तरह मैं शैतानी करने लगा। सर ने मेरी अच्छी तरह से धुनाई कर दी। उस धुनाई का असर ऐसा हुआ कि मैं चुपचाप बैठने लगा। तुम्हें कहता हूं राहुल, पहले हफ्ते में ही मुझे पढ़ने में रुचि जागृत हो गई। तत्पश्चात मुझे पढ़ाई के अतिरिक्त कुछ भी सुझाई नहीं देता था। सर इतना अच्छा पढ़ाते थे। अंग्रेजी, गणित, विज्ञान जैसे विषय जो मुझे कठिन लगते थे, वो अब सरल लगने लगे थे। सर कभी आते नहीं थे तो मैं व्यग्र हो जाता था। 9वीं कक्षा में मैं दूसरे नंबर पर आया। माँ पिताजी को खूब खुशी हुई। मैं तो जैसे हवा में उड़ने लगा था। 10वीं में मैंने सारी क्लासेस छोड़ दी और सिर्फ पाटिल सर से ही पढ़ने लगा था और 10वीं में मेरिट में आकर मैंने सबको चौंका दिया था। माय गुडनेस, पर सर फिर भी आपने सर को फीस नहीं दी? जनरल मैनेजर ने पूछा। मेरे माँ पिताजी के साथ मैं सर के घर पेड़े लेकर गया। पिताजी ने सर को 1 लाख रुपए का चेक दिया। सर ने वो नहीं लिया। उस समय सर क्या बोले वो मुझे आज भी याद है। सर बोले, मैंने कुछ भी नहीं किया, आपका लड़का ही बुद्धिमान है। मैंने सिर्फ उसे रास्ता बताया और मैं ज्ञान नहीं बेचता, मैं वो दान देता हूं। बाद में मैं सर के मार्गदर्शन में ही 12वीं में पुनः मेरिट में आया। बाद में बी करने के बाद अमेरिका जाकर एमएस किया और अपने शहर में ही ये कंपनी शुरू की। एक पत्थर को तराश कर सर ने हीरा बना दिया और मैं ही नहीं, सर ने तो ऐसे अनेक असंख्य हीरे बनाए हैं। सर आपको कोटि कोटि प्रणाम। चेयरमैन साहब ने अपनी आंखों में आए अश्रु रुमाल से पोंछे। परंतु ये बात तो अद्भुत ही है कि बाहर शिक्षा का और ज्ञान दान का बाजार भरा पड़ा होकर भी सर ने 1 रुपया भी न लेते हुए हजारों विद्यार्थियों को पढ़ाया। न केवल पढ़ाए पर उनमें पढ़ने की रुचि भी जगाई। वाह सर, मान गए आपको और आपके आदर्श को। शरद राव की ओर देखकर जीएम ने कहा, अरे सर, ये व्यक्ति तत्वनिष्ठ है, पैसों और मान सम्मान के भूखे भी नहीं है। विद्यार्थी का भला हो, यही एकमात्र उद्देश्य था। चेयरमैन बोले, मेरे पिताजी भी उन्हीं में से एक समय भूखे रह लेंगे पर अनाज में मिलावट करके बेचेंगे नहीं। ये उनके तत्व थे। जिंदगी भर उसका पालन किया, ईमानदारी से व्यापार किया। उसका फायदा आज मेरे भाइयों को हो रहा है। बहुत देर तक कोई कुछ भी नहीं बोला। फिर चेयरमैन ने शरद राव से पूछा, सर आपने मकान बदल लिया या उसी मकान में ही रहते हैं? उसी पुराने मकान में रहते हैं सर। शरद राव के बदले में राहुल ने ही उत्तर दिया। उस उत्तर में पिताजी के प्रति छिपी नाराजगी तत्पर चेयरमैन साहब की समझ में आ गई। तय रहा फिर, सर आज मैं आपको गुरु दक्षिणा दे रहा हूं। इसी शहर में मैंने कुछ फ्लैट्स ले रखे हैं, उसमें से एक 3 BHK का मकान आपके नाम कर रहा हूं। क्या? शरद राव और राहुल दोनों आश्चर्यचकित रूप से बोले, नहीं नहीं, इतनी बड़ी गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए मुझे।
शरद राव आग्रह पूर्वक बोले। चेयरमैन साहब ने शरद राव के हाथ को अपने हाथ में लिया और कहा, सर प्लीज ना मत करिए और मुझे माफ करे। काम की अधिकता में आपकी गुरुदक्षिणा देने में पहले ही बहुत देर हो चुकी है। फिर राहुल की ओर देखते हुए उन्होंने पूछ लिया, राहुल तुम्हारी शादी हो गई क्या? नहीं सर, जम गई है और जब तक रहने को अच्छा घर नहीं मिल जाता तब तक शादी नहीं हो सकती। ऐसी शर्त मेरे ससुर जी ने रखी होने से अभी तक शादी की डेट फिक्स नहीं की, तो फिर हॉल भी बुक नहीं किया। चेयरमैन ने फोन उठाया और किसी से बात करने लगे। समाधानकारक चेहरे से फोन रखकर धीरे से बोले, अब चिंता की कोई बात नहीं, तुम्हारे मैरिज गार्डन का काम हो गया। सागर लॉन्स तो मालूम ही होगा। अरे सर, वह तो बहुत महंगा है। अरे तुझे कहां पैसे चुकाने हैं? सर के सारे विद्यार्थी सर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सर के बस एक आवाज देने की बात है, परंतु सर तत्वनिष्ठ है, वैसा करेंगे भी नहीं। इस लॉन्स का मालिक भी सर का ही विद्यार्थी है। उसे मैंने सिर्फ बताया, सिर्फ हॉल ही नहीं तो भोजन सहित संपूर्ण शादी का खर्चा भी उठाने की जिम्मेदारियां ली है उसने, वह भी स्वखुशी से। तुम केवल तारीख बताओ और सामान लेकर जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। राहुल अत्यधिक खुशी से हाथ जोड़कर बोला, धन्यवाद मुझे नहीं, तुम्हारे पिताश्री को दो राहुल, ये उनकी पुण्याई है। और मुझे एक वचन दो राहुल, सर के अंतिम सांस तक तुम उन्हें अलग नहीं करोगे और उन्हें कोई दुख भी नहीं होने दोगे। मुझे जब भी मालूम चला कि तुम उन्हें दुख दे रहे हो तो न केवल इस कंपनी से लात मारकर भगा दूंगा, परंतु पूरे महाराष्ट्र भर के किसी भी स्थान पर नौकरी करने लायक नहीं छोड़ूंगा, ऐसी व्यवस्था कर दूंगा। चेयरमैन साहब कठोर शब्दों में बोले, नहीं सर, मैं वचन देता हूं, वैसा कुछ भी नहीं होगा। राहुल हाथ जोड़कर बोला। शाम को जब राहुल घर आया तब शरद राव किताब पढ़ रहे थे। पुष्पाबाई पास ही सब्जी काट रही थी। राहुल ने बैग रखी और शरद राव के पांव पकड़कर बोला, पापा मुझसे गलती हो गई, मैं आपको आज तक गलत समझता रहा, मुझे पता नहीं था पापा आप इतने बड़े व्यक्तित्व हो। शरद राव ने उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया। अपना लड़का क्यों रो रहा है, पुष्पाबाई की समझ में नहीं आ रहा था, परंतु कुछ अच्छा घटित हुआ है, इसलिए पिता पुत्र में प्यार उमड़ रहा है। ये देखकर उनके नयनों से भी कुछ बूंदे गाल पर लुढ़क आई। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके बताएगा जरूर। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।